जय हिंद दोस्तों। प्रज्ञा मिश्रा की बहन के हत्याकांड से निकला एक बड़ा सबूत। सीसीटीवी ने उगली सारे सच। हथियार किसने दिया था, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। और व्हाट्सएप स्टेटस की कहानी ने लाई एक और नई मोड़। जी हाँ, प्रज्ञा मिश्रा ने कही हमें मालूम था राजनीति करी जाएगी हमें फंसाने के लिए। आखिर प्रज्ञा मिश्रा क्यों उलझती नजर आई? प्रज्ञा मिश्रा के पति भरत से भी क्या संबंध था प्रज्ञा मिश्रा की बहन को? सारी खुलासा करेंगे आज। देखिए आज की रिपोर्ट आखिरी तक। जी हाँ, आखिर सच क्या है। नमस्कार, मेरा नाम विराट विशाल यादव है और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। 20 अगस्त 2026 लखनऊ का गोमती नगर, एक आम सा दिन। लोग अपने काम पर जा रहे थे। बैंक में रोज की तरह काम चल रहा था, लेकिन दोपहर करीब 12:15 पर बैंक के बाहर अचानक गोलियां की आवाज गूंजती है, जिसे सुन के अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही मिनटों में एक महिला जमीन पर गिर चुकी थी। वह महिला थी दिव्या मिश्रा, एक बैंक अधिकारी, एक पत्नी, एक बहन, जो कि पत्रकार व यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि गोली चलाने वाला शख्स वहां से निकलकर अपने घर पहुंचा और वहां एक और मौत की घटना को अंजाम दी। फिर तीसरी गोली चली और गुनाहगार अपराधी खत्म हो गया। लेकिन पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पति अपनी पत्नी तक पहुंचा, फिर अपने ही घर में अपनी बहन की जान ले ली और आखिर में खुद को गोली मार ली। जी हाँ, क्या यह सिर्फ पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद था या इसके पीछे ऐसी घटना की कड़ी थी जिसे समझने के लिए बिना इस केस की पूरी तस्वीर जाने नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत से अंत तक पूरी घटना को समझेंगे। लेकिन एक बात साफ है, जहां पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है वहां हम किसी आरोप को सच नहीं बताएंगे। बैंक से बाहर आखिर क्या हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या मिश्रा गोमती नगर के विवेक खंड स्थित आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी और वहां कई वर्षों से कार्यरत थी। 20 अगस्त की सुबह भी वह सामान्य तरीके से अपने काम पर पहुंची, लेकिन दोपहर के आसपास उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका था। पुलिस के अनुसार मानस वाजपेयी वहां पहुंचा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने दिव्या को फोन करके बैंक से बाहर बुलाया। दिव्या बाहर आई, दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर अचानक गोली चल गई। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। बैंक के कर्मचारी और आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दिव्या गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और फोरेंसिक टीम से भी सबूत जुटाए। लेकिन हुआ क्या? यहीं से इस कहानी का पहला बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या मानस अचानक वहां पहुंचा था या इस घटना से पहले से जो है कहीं ना कहीं इसकी पूरी शतरंज रची जा चुकी थी? जी हाँ, इस घटना से पहले से ही इस घटना की जो है पहले से ही पूरी शतरंज रची जा चुकी थी, या फिर अचानक वहां पर मानस पहुंचा था? इसका भी खुलासा करेंगे। सीसीटीवी में क्या दिखाई देता है जो प्रशासन को परेशानी बढ़ा देती है? अब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है सीसीटीवी। मीडिया रिपोर्ट्स में घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज सामने आने की बात कही गई है। प्रज्ञा मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े सीसीटीवी और कुछ तस्वीरों को लेकर अपनी बात रखी। उनके अनुसार दिव्या को अपने पति ने फॉलो किया और घटना से पहले इलाके में रैकिंग जैसी गतिविधि की। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात है, प्रज्ञा मिश्रा द्वारा लगाए गए आरोप और पुलिस द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाणित तथ्य अलग अलग चीजें हैं। इसलिए वीडियो में हमें दोनों को अलग अलग रखना होगा। अगर सीसीटीवी यह साबित करता है कि आरोपी पहले से वहाँ मौजूद था, तो जांच का एक महत्वपूर्ण सवाल होगा, क्या यह हत्या अचानक गुस्से में हुई या फिर आरोपी पहले से इसकी तैयारी करके आया था? और अगर हथियार पहले से उसके पास थे तो उसके पास पहुंचे कैसे? सवाल यह भी बनता है। यही सवाल जांच को आगे ले जा सकता है। पति पत्नी के बीच आखिर चल क्या रहा था?
अब कहानी का सबसे संवेदनशीलता हिस्सा जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दिव्या और मानस के वैवाहिक संबंधों में लंबे समय से विवाद होने की बात सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार दोनों अलग अलग रह रहे थे और उनके बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी। लेकिन आपको बता दें, यानी यह कोई ऐसा विवाद नहीं था जो घटना से कुछ मिनट पहले पैदा हुआ हो। इसके पीछे लंबे समय से चली रही वैवाहिक खटास की बातें सामने आती हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, अगर दोनों अलग रह रहे थे और कानूनी विवाद चल रहा था तो उस दिन मानस बैंक क्यों पहुंचा? क्या वह सिर्फ बातचीत करने गया था? क्या वह किसी पुराने विवाद को लेकर वहां पहुंचा, या उनके मन में पहले से कुछ और था? इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच और फोरेंसिक सबूतों से ही मिल सकता है। वो व्हाट्सएप स्टेटस जिसने कहानी को और रहस्यमयी बना दिया। अब आते हैं इस केस के सबसे चर्चित हिस्से पर, व्हाट्सएप स्टेटस। जी हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद मानस के व्हाट्सएप स्टेटस में उसने अपनी पत्नी की हत्या की जिम्मेदारी लेने जैसी बात लिखी और पत्नी पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उसने आगे अपनी बहन और खुद को लेकर भी लिखा था। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह आरोप या फिर यह आरोपी का कथित बयान है। जी हाँ, यह आरोप जो है कथित का आरोपित जो कथित बयान है, जो आरोपी का बयान है। जी हाँ, यह आप में उस पर लगाए गए आरोप का प्रमाण नहीं है। जी हाँ, अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति अगर घटना से पहले या उसके आसपास ऐसा संदेश पोस्ट करता है तो जांच एजेंसियां के लिए बेहद महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, कब पोस्ट किया गया, किस फोन से पोस्ट किया गया, किस समय किया गया, उस समय आरोपी की लोकेशन क्या थी, और क्या उस स्टेटस में जिन लोगों का जिक्र था उनकी घटना से वास्तव में कोई भूमिका थी या फिर नहीं। सवाल यह भी बनता है। ये सारे सवाल साइबर जांच का हिस्सा हो सकते हैं। बैंक से घर तक करीब 3 किलोमीटर का सफर, दिव्या पर गोली चलाने के बाद कहानी और भी भयावह हो जाती है। जी हाँ, रिपोर्टों के मुताबिक मानस वहां से निकलकर खुसरिया इलाके में स्थित अपने घर पहुंचा। बैंक और घर के बीच की दूरी करीबन 3 किलोमीटर बताई गई और यहीं दूसरी मौत हुई। जी हाँ, घर में उसकी बहन मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक मानस ने अपने बहन को गोली मार दी, इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। कुछ ही समय के भीतर एक परिवार में 3 जानें चली गई, दिव्या, मानस की बहन और खुद मानस। इसी वजह से कई जगहों से इसे ट्रिपल मर्डर भी कहा जा रहा है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, लेकिन तकनीकी रूप से इसे यह कहना ज़्यादा सही होगा 2 हत्या और 1 आत्महत्या। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल बहन को क्यों मारा। अब इस पूरे केस का शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मानस का विवाद दिव्या के साथ था तो उसकी बहन को क्यों मारा गया। जी हाँ, यानी मानस अपने बहन को क्यों मारा। सवाल यह भी बनता है, क्या बहन को किसी बात की जानकारी थी, या फिर वह पारिवारिक विवाद के बीच में थी, या घटना के वक्त परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वह भी निशाना बन गई। जी हाँ, इन सवालों का जवाब अभी जांच का विषय है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन हमें सोशल मीडिया की अटकल और जांच से सामने आए तथ्य में अंतर रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक गलत दावा किसी मृत व्यक्ति के बारे में पूरी कहानी बदल सकता है। अब चलते हैं प्रज्ञा मिश्रा की ओर। प्रज्ञा मिश्रा ने क्या सवाल उठाए। जी हाँ, फेमस यूट्यूबर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने क्या सवाल उठाए। दिव्या के बहन यानी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर कई गंभीर आरोप लगा। वह आरोप क्या है हम वह भी जानेंगे। उन्होंने अपने जीजा मानस के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने यह दावा भी किया कि दिव्या लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी। जी हाँ दोस्तों, यही प्रज्ञा मिश्रा ने पोस्ट की। उन्होंने सीसीटीवी और घटना से जुड़ी तस्वीरें साझा की। उन्होंने पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि इस मामले को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, ये प्रज्ञा मिश्रा के आरोप और उनका पक्ष है। जांच में अगर इनके समर्थक के स्वतंत्र सबूत मिलते हैं तभी इन्हें स्थापित तथ्य माना जा सकेगा। यही पत्रकारिता की सबसे जरूरी सीमा है।
तो आपने सुना कि किस तरीके से इस कहानी की मैंने धीमे धीमे हर एक चीज़ को बारीकी से रखा और पोल खोल कर रख दिया। लेकिन सबसे अहम सवाल और ज़रूरी बात आपको बता दें कि हथियारों का सवाल अब आता है। केस का दूसरा रहस्य, मानस के पास हथियार आया कहाँ से। मैं शुरू से इस चीज़ पर सवाल करते आ रहा हूँ, आखिरकार मानस के पास हथियार आया कहाँ से। कुछ रिपोर्ट्स में एक से अधिक हथियार होने की बातें सामने आई है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि हथियार अवैध थे या फिर वैध, और वे आरोपी तक कैसे पहुंचा। जी हाँ, यानी मानस तक कैसे पहुंचा हथियार। अगर हथियार अवैध थे तो सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि गोली किसने चलाई, सवाल यह भी होगा हथियार किसने उपलब्ध कराई। क्या उनका कोई नेटवर्क था? क्या पहले से किसी को पता था कि मानस के पास हथियार है? सवाल तो यह भी बनता है, सवाल यह भी घेरे में लेता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे अहम सवाल आपको बता दें कि जिस तरीके से मानस के हथियारों को लेकर सवाल कहीं न कहीं घिरते नजर आए, वो बड़ी सवाल खड़ा कर देती है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से मानस के पास हथियार आई और वह हथियार किसने भेजा, कहाँ से आई, क्या वो गैर लाइसेंसी था या फिर लाइसेंसी हथियार था, तो फिर किसका हथियार था, सवाल यह भी बनता है। लेकिन आपको बता दें, क्या घटना से पहले उसने हथियार की व्यवस्था की थी या फिर घटना की पूरी इतिहास रची गई, उसी में हथियार का कहानी रची गई थी, या फिर और क्या इन हथियारों का कोई पुराना रिकॉर्ड सामने आता है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इन सवालों के जवाब केस की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई भी है। क्या यह सिर्फ घरेलू विवाद था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहली नज़र में पुलिस इसे वैवाहिक विवाद से जोड़कर देख रही थी, और देखी भी है। तलाक का विवाद अलग रहना, आरोपी का कथित व्हाट्सएप स्टेटस और फिर हत्या। लेकिन किसी भी जांच में सिर्फ एक कारण को अंतिम कारण मान लेना जल्दीबाजी होगी। पुलिस के देखना होगा दिव्या और मानस के बीच पहले क्या विवाद था। जी हाँ, क्या कोई शिकायत दर्ज हुई थी? क्या कोई कानूनी केस चल रहा था? क्या किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर विवाद था? क्या आरोपी ने घटना से पहले किसी से संपर्क किया? उसका मोबाइल डेटा क्या कहता है? सीसीटीवी में उसकी गतिविधियां क्या दिखाती है? और सबसे अहम सवाल, क्या घटनाओं का पूरा क्रम वही है जो शुरुआती दौर से सामने आ रही है, या फिर कुछ और है? वो सवाल जिसका जवाब शायद सबसे ज़्यादा जरूरी है। कल्पना कीजिए, दोपहर के करीब 12 बजे एक बैंक कर्मचारी अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त है। कुछ मिनट बाद उसका पति वहाँ पहुँचता है, फ़ोन आता है और बाहर आती है। कुछ बातचीत होती है, फिर गोली चल जाती है। आरोपी निकल जाता है, फिर घर पहुँचता है, बहन की मौत हो जाती है। जी हाँ, आरोपी के द्वारा गोली मारकर, और अंत में खुद की जान ले लेता है। यह पूरी घटना कितने समय में हुई? किसने किसने फ़ोन पर बात की? कहाँ कहाँ सीसीटीवी मौजूद था? किस रास्ते से आरोपी बैंक से घर पहुँचा? क्या उसके मोबाइल की लोकेशन पूरी टाइमलाइन से मेल खाती है? सारी बात एक ऐसी सबूत है जो कहीं न कहीं इस कहानी की बड़ी रहस्यमयी सच्चाई दिखाने वाली। और व्हाट्सएप स्टेटस किस समय पोस्ट हुआ, यही टाइमलाइन इस केस की असली चाबी हो सकती है। यह कहानी खत्म नहीं हुई है। आज हमारे पास घटना की एक ऐसी शुरुआत तस्वीर है, लेकिन तस्वीर पूरी नहीं है। एक तरफ दिव्या मिश्रा का परिवार जो न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ पुलिस की जांच जो सीसीटीवी, फोरेंसिक सबूत, डिजिटल डेटा, हथियार और पारिवारिक विवाद के हर पहलू को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और फिर बीच में कई सवाल, क्या हत्या से पहले प्लान की थी? क्या आरोपी ने इलाके की रेकरी की थी? हथियार कहाँ से आए? व्हाट्सएप स्टेटस में लिखे आरोप की सच्चाई क्या थी? दिव्या और मानस के बीच असल विवाद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, मानस ने अपने ही बहन को क्यों मारा? इन सवालों का जवाब अभी जांच के सामने जांच से आने वाली है। जी हाँ, इन सवालों का जवाब अभी जांच से सामने आने बाकी है। इसलिए इस केस में किसी भी व्यक्ति को लेकर बिना सबूत निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं हो। लेकिन एक बात जरूरी और ज़रूर सामने आती है, घरेलू विवाद जब हिंसा में बदलता है तो उसके परिणाम सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहते, पूरे परिवार उसकी कीमत चुका सकता है। जी हाँ, जैसा कि आपने इस कहानी में सुना, समझा और देखा, दिव्या की मौत सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह उस खामोश खतरे की कहानी भी है जिसे परिवार, समाज और व्यवस्था अक्सर तब पहचानते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, और ये कहानी आपको सीखने की जरूरत है, इससे समझने की जरूरत है। 20 अगस्त की दोपहर बैंक के बाहर चली गोली की, जी हाँ, गड़गड़ाहट ने सबको चौंका दिया। 20 अगस्त की दोपहर बैंक के बाहर चली गोली, करीबन 12 बजे की आवाज़ अब कई सवाल छोड़ गई। अब जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिलते,
इस कहानी का आखिरी अध्याय अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस की अगली कड़ी में सिर्फ 3 चीज़ों पर गहराई से जाए और सीसीटीवी की पूरी टाइमलाइन, व्हाट्सएप स्टेटस में लिखी बातें, विश्लेषण और पूरी पुलिस की जांच में आई सामने नए सबूत को आपके साथ पेश करें, तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस कहानी में सवाल बहुत है लेकिन जवाब अभी बाकी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आप पूरी बात को समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।